सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। देखो फ्री बॉडी डायग्राम आप इस सिलेंडर का अलग बनाइए और जो दोनों स्पेयर हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का पार्ट इसमें काफी ज्यादा है। मतलब ये किस पॉइंट के अबाउट टिपिल ओवर होने की कंडीशन हो सकती है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट किस वजह से आप एनालाइज कर रहे हो? देखो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे इसको ओवरटर्न कर सकती हैं। तो जो स्मॉल स्पेयर की जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी और जो बड़े स्पेयर की नॉर्मल रिएक्शन होगी वो राइट डायरेक्शन में लगेगी। किसमें? सिलेंडर में लगेगी। और मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन सेम होंगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये N1 N2 ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों क्या फॉर्म करेंगी? कपल। किस सेंस में कपल फॉर्म करेंगी? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ओवरटर्न एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो सकता है और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओवरटर्न होगा तो लेफ्ट कॉर्नर के अबाउट ओवरटर्न पॉसिबल है। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, ये रीजनिंग का पार्ट, इतना पार्ट समझ में आ गया कि कैसे हमें इसको देखना चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न पॉसिबल है। नॉर्मल रिएक्शन क्यों इक्वल होंगी ये भी अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये नॉर्मल रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कपल फॉर्म कर रही हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स भी इक्वल होने चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनका जो कपल होगा वो उसे क्लॉकवाइज सेंस में बैलेंस करेगा ओवरटर्निंग से। तो यहां पे क्लॉकवाइज सेंस में कौन कौन से कपल यहां पे बन सकते हैं? mg का वेट वाले कपल और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन वाला कपल होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड वाली नॉर्मल रिएक्शन होगी और इसका वेट होगा, यहां पे इसको बैलेंस करने की टेंडेंसी में होंगे। ठीक है ना? अब इस वाले पार्ट को डिटेल में अपनी तरफ से सोच के सॉल्व करिए, कोई पार्ट इसका छोड़ना नहीं, एक एक पार्ट समझ के करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो मैं इसमें आंसर लिखता हूं, अगर आपने आंसर कैलकुलेट किया हुआ आंसर, या सबसे पहले देखो फ्री बॉडी डायग्राम पूरे स्टेप बाय स्टेप चेक करना कि अगर आपने कहीं से गड़बड़ किया हो, पूरे स्टेप बाय स्टेप चेक करिएगा। देखो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना ले। ये दोनों स्पेयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये डिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए b और लेट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल h। ये डिस्टेंस स्मॉल h मान लीजिए। मतलब ये फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, और अगर हम लोग सिलेंडर में देखें तो नॉर्मल रिएक्शन जस्ट रिवर्ट कर देंगे और सिलेंडर का एक मास जो है कैपिटल mg वो वेट लगने लगेगा और टिपिल ओवर की कंडीशन है तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी ग्राउंड की वो सिलेंडर के कॉर्नर से लेफ्ट साइड से लगने लगेगी। यहां तक क्लियर है? उसका फ्री बॉडी डायग्राम चेक कर लीजिए। ये कैपिटल mg होगा, स्मॉल mg लिखा हुआ है, ये कैपिटल mg होगा। और एक रिएक्शन और बना दे रहा हूं, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करी गई है, वो कौन सी है? R2। R2 कहां से पास होगी? ये पास हो रही होगी R2। ठीक है, ये कैपिटल mg है। देखो चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लिया। ये लिया ही क्वेश्चन हम लोगों ने इसलिए है कि मैक्सिमम फोर्सेस हो उनको देखना हम लोग सीख लें, और इससे ज्यादा फोर्सेस करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करने भी नहीं चाहिए, कि जस्ट हम लोग को आइडिया लग जाए कि कैसे एनालाइज करना होता है। इसलिए मैंने मैक्सिमम फोर्सेस यहां पे ले लिए हैं, मतलब जितनी भी पॉसिबल कंडीशन है। जरा चेक करिए, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन ही इसको ओवरटर्न करेंगी। राइट, यहां तक क्लियर है? इसके बाद आप यहां पे लिख सकते हो N1 इक्वल टू N2। यहां पे आप फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो N1 इक्वल टू N2, फर्स्ट कंडीशन। ओके, इसके बाद अब आप यहां पे इसके सेंटर के अबाउट अगर आप टॉर्क ले लो, क्योंकि हम लोगों को यहां पे कोई N1 N2 की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, N1 N2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमें N1 की वैल्यू या N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो हम लोग किसके अबाउट
C1 या C2 किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो हमारे लिए सिंप्लीफाई होगा। हम लोग ऐसा पॉइंट डिसाइड करेंगे, देखो अब हमें रिक्वायरमेंट है N1 या N2 कैलकुलेट करने की, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब N1 N2 हम लोग कैलकुलेट करने के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम सिलेंडर है और एक फ्री बॉडी डायग्राम ये स्पेयर्स हैं। तो अब इनमें से हमें ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस पास हो रहे हो। वो कौन है? C2। इसलिए हम लोग किसके अबाउट टॉर्क लेंगे? अबाउट C2। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट C2, अबाउट C2। क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो कितना आएगा? ये डिस्टेंस हम लोगों ने b लिखी हुई है, डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने स्मॉल h लिखी हुई है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? m1 g मल्टीप्लीकेशन b, दैट शुड बी इक्वल टू कितना? n1 मल्टीप्लाइड बाई h। तो n1 की वैल्यू हमारे पास यहां पे आ गई, n1 इक्वल टू m1g b डिवाइडेड बाई h। तो ये जो हमारे पास n1 की वैल्यू होगी वही हमारे पास n2 की वैल्यू होगी, क्योंकि n1 n2 हमारे पास इक्वल थे, एंड दिस वैल्यू विल आल्सो बी इक्वल टू n2। ये वैल्यू n2 के बराबर भी होगी, राइट? यहां तक क्लियर है? हमें कैपिटल M को भी यहां पे इंक्लूड करना है। अब क्वेश्चन में जो डायमेंशंस हैं आप चाहें तो उसे कैलकुलेट कर लें, और अब नेक्स्ट पार्ट में सोचिए कि नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना होगा। कैपिटल M ए इक्वल टू आर ए, ये बताइए नॉर्मल रिएक्शन R2 अपियर होगी या नहीं होगी? जो R2 लिख रहे हैं अपियर होगी या नहीं होगी? क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ टिपलिंग ओवर है वो तो आपके पास R2 विल डिसअपियर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एट द टाइम ऑफ टिपलिंग ओवर ये जो R2 है ये ग्राउंड से हट जाएगी। तो ये अब आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन ये नहीं आएगी, R2 के अलावा जो टर्म होंगे। अब हमें टॉर्क इक्वेशन, बल्कि टॉर्क किसके अबाउट ले लेना चाहिए? RA के अबाउट। RA के अबाउट टॉर्क लेंगे तो हमारे पास mg का टॉर्क आएगा, और ये जो कपुल फॉर्म हो रहा है इसको तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। भाई कपुल अगर आप देख लो तो वो टॉर्क आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। कपुल का टॉर्क मतलब ये किस सेंस में टॉर्क आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कितना है? n1 मल्टीप्लाइड बाई h, और ये किसके बराबर हो जाएगा? mg मल्टीप्लाइड बाई a, कैपिटल mg मल्टीप्लाइड बाई a। ये वाली बात समझ में आ गई? कपुल के टॉर्क को आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देख लो कि इक्वल अपोजिट फोर्सेज है, किस सेंस में है? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो आपको टॉर्क को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। ये आपके लिए एडवांटेज मिल जाता है कपुल में, राइट? तो अब आप टेकिंग टॉर्क अबाउट टिपलिंग पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लें, उस समय ये डिसअपियर हो जाएगी। तो ये पॉइंट P है, तो टेकिंग टॉर्क अबाउट P, टेकिंग टॉर्क अबाउट P, P पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल राइट हियर, ये कैपिटल mg है, तो वी कैन राइट हियर n1 मल्टीप्लाइड बाई h, दैट शुड बी इक्वल टू mg मल्टीप्लीकेशन a, राइट? ये आप इक्वेशन जिस ऑर्डर में लिख रहे थे उस ऑर्डर पे लिख सकते हैं। n1 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको याद होगा n1 हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट किया था, m1g b डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लीकेशन h, ओके? g से g कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? m1b इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई a। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब आपके पास केवल ज्योमेट्री बची हुई है b की वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्योंकि b हम लोगों को मालूम नहीं है, हमें b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो अब b की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हम लोग अब लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना। कितना आ जाएगा? b इक्वल टू, अब नेक्स्ट पार्ट जरा सोचिए। हाँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस में, लेकिन टिपलिंग ओवर के केस में वो लिफ्ट कर जाएगा, तो वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लेंगे ना।
समझ गए ना? देखो, आपको b कैलकुलेट करना है ना। देखो, b इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो कितना आ जाएगा? 2a इज द डायमीटर, 2a माइनस r1 माइनस r2, सीधे सीधे है। आपके पास b की वैल्यू, यू कैन राइट द b वैल्यू, ठीक है। देखो, ये हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है b, और आपको ये मालूम है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2a है। ये आपके पास r1 है, ये आपके पास डिस्टेंस r2 है, तो b आपके पास आ जाएगा। देखो, ये डिस्टेंस मैंने यहां पे लिख दी है, इट इज 2a, दिस इज r1, दिस इज r2, तो b इक्वल टू 2a माइनस r1 माइनस r2। अब b की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल M ये आ रहा था m1g मल्टीप्लीकेशन, कितना लिखा हुआ था? m1b था हमारे पास, तो m1b डिवाइडेड बाई a, तो दिस इज m1 2a माइनस r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई a। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।